ये टॉपिक देखने से पहले एक डेरिवेशन और हमने आपको करवाया है, उसको जाकर के आप सबसे पहले आप उसको देखिए, समझिए। अगर वो आपको समझ में आ रहा है तब जाकर के इस वीडियो को देखिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ये बहुत थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको दो पार्ट में इसको समझाया। अगर वो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया है ना, तो ये सेकेंड पार्ट आपको समझ में आएगा। वो फर्स्ट पार्ट क्या था? एक टॉपिक था जिसका नाम था टॉर्क on a current carrying coil placed in external magnetic field। वो फिगर था आपका नॉर्थ, इधर तुम्हारा साउथ था। ये रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरह से था जिस पर 4 फोर्स लग रहा था, ठीक है। इस पर मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से बना था, क्लियर है। और इसमें आपको इम्पॉर्टेंट बताया था, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर होता है, ये बी का डायरेक्शन होता है। यहाँ पर फोर्स F1 होता था, यहाँ F2 होता था, यहाँ पर F3 ही था, F4 था। इस तरह करके डेरिवेशन हम लोगों ने किया था। और इसका डेरिवेशन जो अंतिम में जो निकल करके आया था टॉर्क का, उसका डेरिवेशन आया था NBIA sin थीटा। ये डेरिवेशन आया था। आज हम लोग का जो टॉपिक है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बनाया कैसे जाता है, इसका डिवाइस वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर जिस तरह का इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, 2 मैग्नेट लगा रहता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, बीच में एक सॉफ्ट कोर आयरन है। एक सॉफ्ट कोर आयरन है जिस पर हम लोग कॉइल को लपेटते हैं। यहाँ जो टर्मिनल देख रहे हो T1 और T2, इससे हम लोग करंट इसको सप्लाई करते हैं। सपोज कर लो कोई इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पर इसको चेक करना है, ठीक है। कोई इंस्ट्रूमेंट है, मान लो तुम्हारा मोबाइल है, क्योंकि जो मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर कहाँ मिल सकता है? मोबाइल में मिल सकता है। अगर तुम्हारा मोबाइल ख़राब हो गया है और उसमें अगर कोई मिस्त्री या टेक्नीशियन उसे बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या करेगा? इसको चेक करेगा कि इसमें जो भी सामान लगा हुआ उसमें कितना करंट जा रहा है। तो बैटरी के सप्लाई से तो उसमें तो करंट जा ही रहा होगा। तो यहाँ पर आपका सपोज कर लो ये मोबाइल है, और इस पॉइंट को यहाँ पर आपका कोई कैपेसिटर हो या कुछ वैसा इंस्ट्रूमेंट हो, आईसी हो, और यहाँ पर कितना करंट सप्लाई हो रहा है, तो इस वायर को यहाँ टच कर देंगे और इस वायर को यहाँ टच कर देंगे। चूँकि ये मोबाइल में बैटरी लगा होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा, तो यहाँ से ये करंट घूमता हुआ इस एमार्चर में, इसमें आपको चला जाएगा। किस में जाएगा? ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो बना हुआ है उसमें करंट फ्लो कर जाएगा। इस मोबाइल किट को टच करते हुए, जैसे ही टच करोगे ये करंट इस तरह से यहाँ पर फ्लो कर जाएगा। जैसे ही करंट अगर रेक्टेंगुलर कॉइल में फ्लो करेगा, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर कॉइल में, तो ये घटना होगा। क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ साफ तरीके से लिखा हुआ है टॉर्क ऑन ए करेंट कैरिंग कॉइल। तो कॉइल तो ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, और उसमें करंट भी हमने दे दिया। कैसे? मोबाइल का इस सेक्शन को टच किया है और बैटरी के थ्रू से ये करंट मिल गया इसको। तो यहाँ पर ये तो फुलफिल होता है कि एक करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। और गैल्वेनोमीटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप किया रहता है, नॉर्थ और साउथ। तो प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरा घटना तो हो चुका। एक करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको टॉर्क मिलने वाला है, ठीक है। तो ये प्लेट घूमेगा, टॉर्क होगा, इसमें टॉर्क आएगा। ये टॉर्क आएगा तो यहाँ पर देख रहे हो कि एक पॉइंटर लगा हुआ है, पॉइंटर जो रीडिंग लेता है, ठीक है ना, वो पॉइंटर लगा हुआ। वो पॉइंटर कैसे लगा हुआ रहता है? वो पॉइंटर आपका इस तरह से लगा हुआ रहता है, मतलब एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और ऐसे पॉइंटर सेट है। चूँकि आपने करंट दिया है, करंट देने से इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, और वो टॉर्क इस तरह से मूव करेगा, ये पॉइंटर के साथ मूव करेगा, और ये मूव करेगा और किसी न किसी पॉइंट पर जाकर के रुक जाएगा, ठीक है ना। किसी न किसी पॉइंट पर जाकर, जैसे 2 पर रुका,
इससे और ज़्यादा करंट अगर इसको मिलता तो 3 पर रुकता, और ज़्यादा करंट मिलता तो ये 4 पर भी रुक सकता था। ये तो डिपेंड करता है कि आपका करंट यहाँ पर इस सेक्शन में क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। अगर ज़्यादा करंट मिलेगा तो ज़्यादा टॉर्क होगा, क्यों, ज़्यादा टॉर्क होगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा करंट मिलेगा उतना ज़्यादा टॉर्क होगा, वो उतना ज़्यादा घूमेगा और उसके साथ पॉइंटर भी घूमेगा और एक समय का रीडिंग हम लोग ले सकते हैं। लेकिन कैसे रुकेगा, कैसे, ये सबसे बड़ा चीज़ है। जैसे इसको टॉर्क मिल रहा है, जैसे ये ऐसे है और पॉइंटर घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, क्योंकि इसको टॉर्क मिल रहा है। तो करंट तो कंटिन्यूअस जा रहा है, तो ये रुकेगा ही क्यों, इसके पास तो ऑलवेज टॉर्क प्रोड्यूस होगा ही ना। जैसे यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क का मतलब होता है ये घूमेगा, ठीक है ना। तो करंट तो ऑलवेज हम टच करवाए हुए हैं, तो ये तो घूमते रहना चाहिए, टॉर्क मिल रहा है। लेकिन ये किसी पॉइंट पर जा कर के रुक जाता है, जैसे 2 पर जाकर रुक गया, 3 पर जाकर रुक गया, 4 पर जाकर रुक गया। ये रुका ही क्यों, इसको रोकने वाला कौन है, तो यहाँ खास करके ध्यान दे करके देखो, एक स्प्रिंग भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पर। इसे हेयर स्प्रिंग, बहुत पतला स्प्रिंग होता है और इसको स्पेशल मटेरियल से बनाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये स्प्रिंग किस चीज़ का बना होता है, तो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। ये स्प्रिंग बहुत ही लचीला होता है, ठीक है। तो बहुत हल्का, ज़्यादा टाइट और स्टील वाला स्प्रिंग को नहीं ले सकते हैं कि जिसमें रीस्टोरिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होगा उसको मूव करने में, तो हमारे यहाँ पर एरर आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, हेयर स्प्रिंग ले रहे हैं। तो जैसे जैसे ये पॉइंटर घूमेगा उससे यहाँ पर अटैच जो स्प्रिंग है वो ट्विस्ट होता जाएगा। वो क्या होगा, ट्विस्ट होता जाएगा। लेकिन इन दोनों में देखने वाली बात क्या है, अगर ये टॉर्क रेक्टेंगुलर कॉइल का टॉर्क अगर इधर मूव कर रहा है तो स्प्रिंग का टॉर्क इधर मूव करेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। और स्प्रिंग में एक बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है कि जैसे जैसे उसको धीरे धीरे बढ़ाओगे ना तो वो अपना फोर्स को डेवलप करने लगता है और ज़्यादा। इस चीज़ को गुलेल में देख सकते हो, रबर में देख सकते हो। जैसे रबर को इतना खींचा तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स कम आया, और खींचेगा और ज़्यादा आएगा, और खींचेगा और ज़्यादा आएगा विद इन इलास्टिक लिमिट। तो आपने पहला जो टर्न लिया है इस तरह से स्प्रिंग, वो हल्का लिया होगा, तो स्प्रिंग ने भी हल्का टॉर्क लगाया, फिर और ज़्यादा घूमा तो अब स्प्रिंग ने भी उस अमाउंट से टॉर्क को बढ़ाया। और एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जहाँ स्प्रिंग का टॉर्क और रेक्टेंगुलर कॉइल का टॉर्क मैच कर जाएगा, जहाँ पर नेट टॉर्क तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और उस जगह वो रुक जाएगा और वहाँ पर हम लोग पॉइंटर से वहाँ का रीडिंग ले लेंगे। तो ये हुआ इसका मैकेनिज्म कि ये किस तरह से काम करता है, इसका वर्किंग हुआ, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक। तो ये इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर एक टॉर्क नहीं है, 2 टॉर्क है, एक स्प्रिंग का टॉर्क है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल का टॉर्क है। ये पॉइंटर वहीं रुकता है जहां तुम्हारा रीस्टोरिंग टॉर्क मतलब स्प्रिंग वाला जो टॉर्क है और रेक्टेंगुलर कॉइल वाला जो टॉर्क है दोनों बराबर हो जाता है। वहां पर नेट टॉर्क आपका 0 हो जाता है। नेट टॉर्क 0 क्यों होता है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। थोड़ा हम इसको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे ये अभी तो हम एक आपका क्लॉथ है, लेकिन अगर इसको समझ लीजिए स्प्रिंग की तरह ले लीजिए, इसमें भी ट्विस्टिंग आएगा। और ये रेक्टेंगुलर कॉइल का ऊपर वाला सेक्शन है, ए बी ब्रेथ है, ठीक है ना। ये वाला सेक्शन है ब्रेथ, ये वाला पोर्शन लेंथ है। तो आपको ब्रेथ में यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है इस तरह से। अगर इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, जैसे ये घूम रहा है तो देखिए यहाँ पर भी ट्विस्ट हो रहा है और ये भी टर्न हो रहा है, दोनों में टॉर्क आ रहा है, दोनों में टॉर्क आ रहा है। और ये जिस तरह से मुड़ते जा रहा है इसमें हमको फोर्स आप करके देखिएगा, इसमें अब इस पर फोर्स लगाना थोड़ा ज़्यादा टाइट होते जा रहा है और जैसे और ज़्यादा टाइट होगा, जैसे छोड़ेंगे देखो ये उल्टा डायरेक्शन में घुमा है। तो मतलब इसमें लगने वाला टॉर्क जो क्लॉथ में कपड़ा में जो टॉर्क लग रहा है और ये मार्कर में जो टॉर्क लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक सिचुएशन आएगा जहाँ पर ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, जहाँ पर वो बैलेंस होगा वहीं का रीडिंग हम लोग ले लेते हैं और इस तरह से हम लोग बनाते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये तो था किस तरह से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बनाया जाता है। तो बाबू एक टॉर्क तो ये है, ये टॉर्क कब बनेगा, ये टॉर्क बनेगा एकदम बनेगा सर,
ये टॉर्क बनेगा NBA साइन थीटा, ये वाला टॉर्क बनेगा क्योंकि ये टॉर्क उसमें बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि एक करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो ये टॉर्क बन रहा है। पहले यहाँ पर एक बात समझ लो, ये थीटा किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस तरह का फिगर में दिक्कत ये हो रहा है, सपोज कर लो मैग्नेटिक लाइंस इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ ये उंगली जो रखे हुए हैं, और ये तुम्हारा, और इस तरह से ये तुम्हारा एरिया वेक्टर और ये तुम्हारा मैग्नेटिक लाइंस है। अभी ये मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रहा है और एरिया वेक्टर इधर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 का एंगल है। अब ये धीरे धीरे रोटेट होगा, ठीक है ना, रोटेट होगा। अब देखो एंगल 30 हो गया, ठीक है, और रोटेट हो गया और रोटेट हो गया, रोटेट होते होते ऐसे आ गया। अब ये तो पैरेलल आ गया। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल हमेशा चेंज हो रहा है। क्यों? मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन चेंज हो नहीं सकता, वो तो कांस्टेंट ऐसा ही है। और एरिया वेक्टर जैसे प्लेन मूव करेगा तो उसका एंगल चेंज होगा, और एंगल चेंज होगा तो इस तरह से यहाँ पर टॉर्क जीरो भी हो जाता है जब ये दोनों ऐसे पैरेलल आ जाता है, ठीक है, तब साइन 0 डिग्री होता है। साइन 0 डिग्री होने से टॉर्क तुम्हारा 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है इस फार्मूला में, जो क्रिएट करता है साइन थीटा। और वो क्रिएट क्यों होता है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और बी के बीच में हमेशा चेंज होता है। तो हमको ऐसा कुछ करना है कि ये वाला जो एंगल है ना, एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो हमेशा 90 ही रहे। ये किधर से भी घूमे ये 90 ही रहे, ऐसे घूमे ऐसे घूमे, लेकिन ये 90 में ही आए, ठीक है, जिससे मैक्सिमम टॉर्क मिल सके। क्या मिल सके? मैक्सिमम टॉर्क मिल सके। तो ऐसा कैसे बनाओगे? बस थोड़ा सा काम करना पड़ता है मैग्नेट पर, मैग्नेट को थोड़ा कट कर देना पड़ता है। और वो कट करके कैसे करना पड़ता है? ये कॉन्केव शेप जैसा बना देना पड़ता है, जिससे कट करने से क्या होता है? मैग्नेटिक लाइंस अलोंग द रेडियस चला जाता है और वो हर समय आपका 90 डिग्री ही होगा। चलिए, इसको समझने के लिए हम टॉप व्यू से आपको देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। देखो टॉप व्यू क्या होता है, ये तो फ्रंट व्यू हो रहा है। टॉप व्यू मतलब ये वाला पोर्शन आपको सिर्फ दिखेगा, ये ऊपर से देख रहे हो तो ये वाला पोर्शन दिखेगा। तो इसको हम लोग कर रहे हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देंगे। तो यहाँ पर समझो, जैसे यहाँ पर ये वाला तो मैग्नेट को हम लोग कट कर लिए, ये मैग्नेट को हम लोग कट कर लिए, ठीक है। ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये तुम्हारा साउथ है, ठीक। मैग्नेटिक लाइंस जिसके वजह से इस तरह से अलोंग रेडियस मूव किया, अलोंग रेडियस मूव किया, ठीक है, इतना से समझ जाएंगे। नॉर्थ है तो यहाँ से एरो निकलेगा, साउथ की तरफ जाएगा, नॉर्थ, ठीक है, क्लियर है, ठीक। इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस को बना दिए। देखो अब इस चीज़ को समझाने के लिए अब रेक्टेंगुलर कॉइल को ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? रेक्टेंगुलर कॉइल का, और भी टॉप व्यू से ले रहे हैं, ऊपर का ये पोर्शन को देखना, ठीक है। इसको हम ब्लू मार्कर से बता रहे हैं। जैसे अभी ये इस तरह से है, ठीक है, ये जो मार्कर ब्लू मार्कर दिए हैं उसको देखो, ये अभी किस तरह से है? इस तरह का है, फेस है। इसका टॉप व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू। ये एरिया वेक्टर इसका कैसे आएगा? एकदम ये जो हम ब्लू मार्कर बनाएंगे ना, ये जो हम इस तरह से ये ब्लू मार्कर से इस तरह से बनाएंगे, ये टॉप व्यू, ये ब्रेथ है। और एरिया वेक्टर जब भी बोलेंगे ना बच्चा, तो इसके 90 डिग्री होगा। एरिया वेक्टर किधर होगा? एकदम इसके 90 डिग्री। अगर हम इस तरह से रेक्टेंगल जैसे मूव करेगा तो अब एरिया वेक्टर ऐसे होगा। अगर ये मूव इस तरह से करता है तो एरिया वेक्टर तुम्हारा इधर होगा। बस एरिया वेक्टर ऐसे बनाना है। और ये तुम्हारा क्या है? ब्रेथ है, ब्रेथ है, टॉप व्यू से देख रहे हैं। तो अभी एरिया वेक्टर यहाँ पर किधर है? एकदम इधर है सर। बी क्या है? बी तुम्हारा ब्लैक वाला मार्कर है, इसके साथ देखो, ये बी है, इसके साथ एंगल कितना बना बच्चा? 90 बना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सर? ये तो घूमेगा, ये टॉर्क है, अभी ऐसे है, फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, माने ऐसे हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? देखो ये इस तरह से हो जाएगा, ये घूम गया,
अभी भी देखो ये बी किधर है, देखो ये वाला बी लाइन है ना, ये बी लाइन है आपका। अब एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, लेकिन बच्चा अभी भी तो 90 डिग्री है, तो ये कैसे भी घूम जाए। अब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मैग्नेट को काटने से और मैग्नेटिक लाइंस में चेंज करने से कि मैग्नेटिक लाइंस अब रेडियस से होकर के गुजरेगा, तो हर एक सेक्शन में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में 90 का ही एंगल बनेगा, जिसके वजह से ये वाला मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम इसका कितना होता है, 1 होता है, और ये पोर्शन डिडक्ट हो जाएगा, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो टॉर्क इक्वल टू NBIA साइन 90। ये तभी हो सकता है व्हेन वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड या लाइंस। समझ में आया? तो अब टॉर्क का फॉर्मूला तुम्हारा NBIA हो गया। इसको ऐसा बनाने में कौन मदद किया है, ये वाला डिजाइन। ये कट नहीं करते नहीं बनता, कट नहीं करोगे तो फॉर्मूला में हमेशा ये वाला पोर्शन रहेगा, और ये टॉर्क को कांस्टेंट नहीं होने देगा, ये टॉर्क को कांस्टेंट नहीं होने देगा, ये उसको ऑपरेट करेगा। अगर थीटा 30 डिग्री है, किसी का 60 डिग्री है, तो वहाँ टॉर्क तुम्हारा कम ज़्यादा होता रहेगा। मैक्सिमम टॉर्क लेने के लिए तुमको इस तरह का कट करना पड़ता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अब ये चीज़ समझ में आ गया हो तो इसको मिटाते हैं, अब डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में कुछ नहीं था, यही सबसे मेन पॉइंट था जो आपको समझा रहे थे। ठीक है, तो अब डेरिवेशन जब करेंगे हम, यहाँ पर जो इस तरह का यूज़ किए हुए हैं, तो यहाँ पर टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा, टॉर्क अब डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। इस बार टॉर्क लिख रहे हैं, टॉर्क ऑन ए करेंट कैरिंग कॉइल इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देखो हमने क्या वर्ड यूज किया है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तब तुम टॉर्क में यहां का ही फॉर्मूला बोलोगे, लेकिन कौन सा हिस्सा बोलोगे, कॉइल के लिए, रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए NBIA होगा। साइन तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। हमने अब बोला कि आपका स्प्रिंग भी टॉर्क लेगा, ठीक है ना। टॉर्क ऑन है स्प्रिंग, वो कितना होता है बच्चा लोग, टॉर्क इक्वल टू K∅। ये दूसरा इक्वेशन है। ये पॉइंटर का एंगल बता रहा है, ये किसका एंगल बता रहा है, पॉइंटर का एंगल बता रहा है कि कांटा कितना घूमेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये फाई एंगल। अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को हम लोगों ने देखा कि दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसका इक्विलिब्रियम में आने का कारण क्या है कि ये वाला टॉर्क और इसका टॉर्क दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, और धीरे धीरे स्प्रिंग वाला टॉर्क क्या करेगा, अपना फोर्स को, अपना टॉर्क को इंक्रीज करेगा, और एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर ये दोनों टॉर्क आपस में इक्वल हो जाएगा। उस समय पॉइंटर रुक जाएगा और उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट ले लेगा। कैसा स्टेट ले लेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में ये टॉर्क, मतलब कॉइल वाला टॉर्क और स्प्रिंग वाला टॉर्क बराबर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू लिखा जाए, NBIA इक्वल टू K∅। ठीक है, चलिए फाई को अकेला कर लीजिए। फाई को अकेला कीजिएगा तो NBA/K इंटू I हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से, शांति से अपने आप को यहाँ पर एक एक करके पॉइंट को देखो कि इसमें से कौन कांस्टेंट है। n क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है, एक एक करके बात करेंगे। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जो कि कांस्टेंट होगा। तुम एक बार गैल्वेनोमीटर में जो बना दोगे, बार बार उसको पेचकस से लेकर के उसका कॉइल लिंक तो बढ़ाओगे नहीं ना, तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट होगा। तो n तो तुम्हारा कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कर दिए हैं जो उसको वेरिएबल बना रहा था,
थीटा, उसको भी हम लोगों ने मैग्नेटिक को कट करके रेडियल बना करके, रेडियल इसको कट कर दिया ना, जिससे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आ गया, जिसके वजह से थीटा हमेशा 90 डिग्री रहा और उससे हमको कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिला। तो ये भी कांस्टेंट हो गया। एरिया तुम्हारा, एरिया तो प्लेन का ऑलवेज कांस्टेंट ही होगा। तो ये तीनों कांस्टेंट है। और के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। के क्या है तुम्हारा? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये सभी कांस्टेंट को अगर हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जी कहेंगे, और यहाँ पर आपका आ जाएगा आई। यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। एक स्टेप पीछे जाओ, एक स्टेप आप यहाँ से पीछे जाओ तो यहाँ से, ठीक है, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये प्रूव हो गया और ये सही इंस्ट्रूमेंट बन गया। ये क्या बता रहा है कि पॉइंटर उतना ही घूमेगा। ये एंगल किसका है? पॉइंटर का एंगल है। पॉइंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना तुम करंट तुम्हारा जा रहा है उतना करंट पॉइंटर बता रहा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये रहा तुम्हारा गैल्वेनोमीटर फाई। इसमें दो ऐसा टर्म है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जिसका नाम है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या बोला जाता है? करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी इसको डिनोट कर सकते हो IS से, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। करंट सेंसिटिविटी क्या है? यहाँ पर फाई से रिलेटेड सब कुछ होगा। मतलब करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला होता है फाई डिवाइडेड बाई आई इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि वो कितना सूक्ष्म करंट, मतलब स्मॉल से स्मॉल करंट को मेज़र कर सकता है, ठीक है। उसका लिमिटेशन जितना कम हो, मतलब जितना कम करंट को मेज़र कर पाएगा, जितना स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ करंट को मेज़र कर पाएगा, उसका इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा, उसका सेंसिटिविटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो IS निकालने के लिए फाई का फार्मूला वहाँ से देख करके तुम निकाल सकते हो। फाई का फार्मूला यहाँ पर क्या है? NBI बाई के ए, ये हो गया फाई का फार्मूला, डिवाइडेड बाई आई यहाँ कट जाएगा और करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला आएगा NBA बाई के। एग्जाम में पूछ सकता है कि करंट सेंसिटिविटी को तुम जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बनाए हो उसको कितना बेटर कर सकते हो, उसका सेंसिटिविटी को कितना अच्छा बना सकते हो। तो ये वाला आंसर आपको याद रखना होगा दिमाग में। नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे, करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने से बढ़ जाएगा, एरिया को बढ़ाने से बढ़ जाएगा, और के को कम करने से, के तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, के को स्प्रिंग कांस्टेंट को कम करने से आपका सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। अब के क्या होता है? के होता है जो स्प्रिंग का जो लचीलापन होता है ना, जितना सॉफ्ट स्प्रिंग यूज़ करोगे ना उतना कम वैल्यू के का होगा। मान लो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का यूज़ ना करके तुम यूज़ कर रहे हो स्टील का, ठीक है, कोई कॉपर का यूज़ कर रहा है, उससे भी तो स्प्रिंग बन जाएगा, तो उसका सेंसिटिविटी उतना अच्छा नहीं आएगा जितना फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। जितना लचीला होगा उतना के का वैल्यू कम होगा, उतना अच्छा सेंसिटिविटी होगा, उतना अच्छा तुम्हारा करंट को मेज़र करेगा, ठीक है, उतना कम से कम करंट को मेज़र करेगा। तो इस पॉइंट को आपको एग्ज़ाम हॉल में याद रख करके बैठना है कि करंट सेंसिटिविटी किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है। N पर डिपेंड करता है, B पर डिपेंड करता है, A पर डिपेंड डायरेक्टली करता है, और ये इनवर्सली करता है। चलिए दूसरा इसी तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी करके आ जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी यहाँ VS कर दो। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या है, यहाँ पर VS करके निकालेंगे, वो क्या होगा? फाई डिवाइडेड बाई V। V इक्वल टू तुम्हारा क्या है? RI है, ठीक है। तो VS इक्वल टू फाई का फार्मूला अगेन, इसीलिए इसको याद एग्जाम हॉल में, ये फार्मूला को घर में आप लोग याद कर लो। फाई का फार्मूला क्या है? NBI A बाई के, ठीक है। और
यहाँ तक तो फाई का फार्मूला हो गया, इंटू आर आई, आई कट गया। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करता है, के पर भी डिपेंड करता है। और यहाँ पर एक टर्म और ज़्यादा आ गया जिसका नाम है रेजिस्टेंस, लगभग वही है, ये भी नंबर ऑफ टर्म्स बी और ए पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इस पर एक टर्म ज़्यादा है कि ये रेजिस्टेंस के इन्वर्स में, रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी घट जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी घट जाएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, ये सब पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपको एग्जाम में याद रखना है। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।